गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। आज का एपिसोड विशेष तौर पर जियो क्लाइमेटोलॉजी से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर आधारित है, जिसके अंतर्गत आज हम सबसे पहले वायुमंडल की चर्चा करेंगे कि वायुमंडल से संबंध रखने वाले कौन कौन से प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। साथ साथ हम एक और सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत विश्व का भूगोल है उसको हम मानचित्र के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं, और जिसके अंतर्गत हम एक एक कॉन्टिनेंट क्रम से पढ़ेंगे। तो आप उस सीरीज को भी क्रमबद्ध तरीके से देखते चलिए, कि जिससे आपका एक साथ दो कार्य हो जाए, आपको मैपिंग पर भी थोड़ा कमांड हो जाए और साथ में आप प्रैक्टिस पर भी कमांड कर सकें। आइए प्रारंभ करते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, लिखा गया है, पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिकतम अवशोषित किया जाता है। तो ज़्यादातर बच्चे इसमें गलत इसलिए कर देते हैं क्योंकि विशेष तौर पर यहाँ पर सौर विकिरण की बात किया है, और कुछ लोग सौर विकिरण को अल्ट्रावायलेट रे से कंपैरिजन कर लेते हैं, और अल्ट्रावायलेट रे से कंपैरिजन करने के कारण लोग इस कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि ओजोन लेयर के द्वारा रोका जाता है, जबकि यहाँ पर सौर विकिरण की बात किया है, यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रे की बात नहीं किया है। इस आधार पर अगर देखा जाए तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जलवाष्प, क्योंकि जलवाष्प देखा जाए इसके विविध रूप होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। इसी के माध्यम से बादल बनते हैं, इसी के माध्यम से कुहरा है, बहुत सारी हम कह सकते हैं, जलवृष्टि है, ओस है, ओला है, तुषार है। तो कई इसके कह सकते हैं रूप हैं, और विभिन्न रूपों के द्वारा यह जलवाष्प हमारे वायुमंडल में विद्यमान रहता है, और इसी के द्वारा सर्वाधिक मात्रा में सौर विकिरण को रोका जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं सर्वाधिक जो जलवाष्प को धारण करता है, सर्वाधिक जो एनर्जी को धारण करता है सौर विकिरण की, वो कौन है? जलवाष्प है। और इसी आधार पर यह भी कहा जाता है, जिसकी चर्चा हम लोग वैसे इन्वायरमेंट में करेंगे, कि जो ग्रीन हाउस गैस का रूप में सर्वाधिक भूमिका कौन निभाता है, तो यही जलवाष्प है। क्यों? क्योंकि इसके पास हीट को धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जलवाष्प बहुत ज़्यादा है, और इसी के द्वारा सौर के विकिरण को सर्वाधिक अवशोषित भी किया जाता है। इसीलिए यह इसको हम कहते हैं प्रमुख ग्रीन हाउस गैस के रूप में इसको हम जानते भी हैं। तो खैर इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस गैस का पृथ्वी के वायुमंडल में आयतन के आधार पर न्यूनतम प्रतिशत है। बात करना है कि जो हमारा वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में विभिन्न गैसों का कंपोजिशन होता है। तो उसमें हम कहते हैं भारयुक्त गैसों का एक सम्मिश्रण है। और भारयुक्त गैसों में कौन कौन सी गैसें हैं? सर्वाधिक अगर मात्रा में देखा जाए तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है। तो कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की गैसें हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में विद्यमान है। यहाँ पर क्या कह रहा है? न्यूनतम। तो न्यूनतम प्रतिशत किसका होता है? तो हाइड्रोजन का होता है। सर्वाधिक किसका है? नाइट्रोजन का है, फिर ऑक्सीजन का है, उसके पश्चात आर्गन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, नियान आता है, क्रिप्टॉन आता है, हीलियम, जेनॉन और हाइड्रोजन। तो ये इनका क्रम है। अगर आप इनको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होता है ये होता है नाइट्रोजन का, फिर होता है ऑक्सीजन का, फिर होता है आर्गन का, फिर होता है CO2 का। इसके पश्चात आपका नियान है, नियान के पश्चात आपको मिलता है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन है। इसके पश्चात जो मिलता ए है हीलियम है। इसके पश्चात जेनॉन है, क्या है? जेनॉन है। और लास्ट में आपको हाइड्रोजन मिलता है। क्या मिलता है? हाइड्रोजन। तो ये इनका क्रम है। तो यहाँ पे कह रहा है न्यूनतम परसेंटेज किसका है, तो न्यूनतम परसेंटेज आपके हाइड्रोजन का है, जबकि सर्वाधिक किसका है, तो नाइट्रोजन का है। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, वह गैस जिसका निचले वायुमंडल में शुष्क वायु में प्रतिशत मान तीसरा सर्वाधिक है। तो तीसरे नंबर पर कौन आता है? तो आर्गन है। हमने कहा सबसे पहले नंबर पर कौन है, तो नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पर आर्गन, और चौथे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड आता है हमारे एटमॉस्फेयर। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन से हवा में उनके प्रतिशत के अवरोही क्रम में सही ढंग से अनुक्रमित है। सही क्रम बताना है। यहाँ पर आपको बताना है कि अवरोही मतलब घटते से बढ़ते क्रम में। यहाँ पर बता रहे डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही का मतलब क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर, कि सबसे पहले जो सर्वाधिक मात्रा में उसको लिखा जाएगा और लास्ट में जो सबसे कम है उसको लिखा जाएगा। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, ये बात तो ठीक है। ऑक्सीजन उसके पश्चात, ये भी ठीक है। आर्गन तीसरे नंबर पर है, ये भी ठीक है। और चौथे नंबर पर होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस आधार पर हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा। यही क्रम है हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसों का कंपोजिशन है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से किसमें न्यूनतम तापमान पाया जाता है? हमारे एटमॉस्फेयर में अगर देखा जाए, जो हमारा वायुमंडल है, इसमें कई लेयर होती है। जो सबसे पहली लेयर होती है, इसको हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। उसके पश्चात होता है समताप मंडल। समताप मंडल में ही आपका मिलता है, कहते हैं, ओजोन परत। तो पहला मंडल आपका है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को ही कहते हैं ट्रोपोस्फियर। दूसरे को कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। तीसरा हमारा होता है जिसको कहते हैं मध्य मंडल। क्या कहते हैं? मध्य मंडल। ये मेजोस्फियर होता है। और इसके पश्चात जो मिलता है, इसको कहते हैं आयन मंडल। क्या कहते हैं? आयन मंडल। ये तीन हमारे चार मंडल हैं। तो यहाँ पर सर्वाधिक जो कम टेम्परेचर, इसमें देखिए, अगर मैक्सिमम हाइट पे आप जाते हैं, जो कहते हैं ट्रोपोपॉज, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है, यह -80 तक पहुँचता है। कहाँ तक पहुँचता है? -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचता है। लेकिन जब आप मध्य मंडल के इस लेयर पर पहुँचते हैं, मेजोस्फीयर पर पहुँचते हैं, तो यहाँ का टेम्परेचर -135 डिग्री तक पहुँच जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं जो न्यूनतम टेम्परेचर दर्ज किया जाता है, वह कहाँ पर किया जाता है? मेजोपॉज पर। मेजोपॉज मतलब जहाँ पर मध्य मंडल और आयन मंडल का मिलन बिंदु होता है, या हम कहें मध्य मंडल का जो मैक्सिमम हाइट होती है, वहाँ पर होता है मेजोस्फीयर। ट्रोपोस्फियर जो यहाँ पर लिखा है ट्रोपोपाज, अर्थात जो क्षोभ मंडल की अपर सीमा होती है, वहाँ पर होता है ट्रोपोपाज। और स्ट्रेटोपाज का तात्पर्य है कि जो यह मध्य समताप मंडल है, समताप मंडल का जो ए वाला पार्ट होता है, इसको कहते हैं हम लोग, हाँ, इसको कहते हैं स्ट्रेटोपाज। तो स्ट्रेटोपाज यहाँ से पाया जाता है। इसका नाम है आपका मेजोस्फीयर, इसका नाम है ट्रोपोस्फियर। तो इन सब का टेम्परेचर तुलनात्मक तौर पर उतना कम नहीं होता जितना कम मेजोस्फीयर का होता है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर -135 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। और थर्मोपॉज में क्या है? तो थर्मोपॉज पे मैक्सिमम टेम्परेचर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, 1700-1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो वहाँ पर कम होने का सवाल ही नहीं है। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, ओजोन की माप से संबद्ध यहाँ पर परिभाषिक शब्दों की पहचान करें। यहाँ पर ओजोन से संबंध रखने वाले जो मात्रक हैं, इसके विषय में पूछ रहा है। तो डॉप्सन के माध्यम से हम कहीं ना कहीं ओजोन परत की मोटाई का मेजरमेंट करते हैं, और इस प्रकार स्पेक्ट्रो जो फोकोमीटर है, इसके माध्यम से भी हम लोग ओजोन लेयर की मोटाई के बारे में आकलन करते हैं। तो ये दोनों जो संबंध हैं, कहीं ना कहीं ओजोन से संबंध रखते हैं। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा ए। शेष जो लिखा गया है यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन हमारे लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें पायरोमीटर का, तो पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं जब हाई टेम्परेचर का कैलकुलेशन करना होता है, जैसे किसी तारे का टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना, तो आप पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार अगर प्लानीमीटर की बात करें, तो प्लानीमीटर का जो प्रयोग करते हैं मानचित्र पर, जब किसी भी स्थान का हम दूरी मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो उस पर हम प्लानीमीटर का प्रयोग करते हैं, अर्थात यह एक प्रकार का यंत्र है। और इसी प्रकार अगर हम एनीमोमीटर की बात करें, तो एनीमोमीटर के माध्यम से हम वायु के वेग का निर्धारण करते हैं। तो कह सकते हैं सिर्फ यहाँ पर दो ही ऐसे स्टेटमेंट हैं कि जो ओजोन से संबंध रखते हैं, और इसी आधार पर आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव ओजोन के क्षयीकरण से संबंधित नहीं है? तो बताना है कि ओजोन के क्षयीकरण से मतलब ओजोन के परिणाम स्वरूप या ओजोन की परत जब डिप्लीट करती है, तो उसका क्या प्रभाव हमको देखने को मिलता है। ये बात तो ठीक है कि जो यहाँ पर लिखा गया है, वर्षा की मात्रा व मिट्टी की नमी में वृद्धि, ऐसा कोई इसका संबंध ही नहीं है। हाँ, मानव में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती, ये सही है, क्योंकि ओजोन परत जब क्षीण होती है तो अल्ट्रावायलेट रे हमारे ऊपर अटैक करती है, उससे मानवों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ये समाप्त हो जाती है, कम होने लगती है। तापमान में वृद्धि होने लगती है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जैविक समुदाय और प्रजातियों की जो प्रोडक्टिविटी है या जो उनकी प्रतिरोधक क्षमता है, ये भी कम हो जाती है। तो ये तीनों संबंध जो हैं, यह कह सकते हैं ओजोन के डिप्लीशन के परिणाम स्वरूप देखने को मिलती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रे इन पर अटैक करती है। लेकिन वर्षा की मात्रा और मिट्टी की नमी का कोई संबंध यहाँ पर नहीं है ओजोन के डिप्लीशन से। तो इसी आधार पर पहला स्टेटमेंट गलत है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर सामान्य ताप ह्रास दर जो होता है, उसको कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट का तात्पर्य कि अगर सतह से हम क्षोभ सीमा की तरफ आगे बढ़ें, तो प्रत्येक किलोमीटर पर जो टेम्परेचर में गिरावट आती है, यह आप कह सकते हैं 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से यह गिरावट होती है। तो इसी को हम कहते हैं 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति हजार। तो प्रति हजार कहें या प्रति किलोमीटर कहें, दोनों का तात्पर्य एक ही है। तो यह नॉर्मल लैप्स रेट है। ये क्या है? ये है नॉर्मल लैप्स रेट, अर्थात यह कह सकते हैं
जिसको हम कहते हैं ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में गिरावट, थर्मल लैप्स रेट। तो उसी थर्मल लैप्स रेट का कई पार्ट होता है, एक का नाम होता है नॉर्मल लैप्स रेट, एक का नाम होता है एडियाबेटिक लैप्स रेट, और एक का नाम होता है सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट। तो खैर, सब पर हम लोग प्रश्न यहाँ पर रखे हैं, तो सबके विषय में चर्चा की जाएगी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट है, जिसको कहते हैं शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर, इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर, अर्थात जब वायु में आरोहण की प्रक्रिया हो, किसकी प्रक्रिया हो? आरोहण की प्रक्रिया हो, तो वायु में आरोहण होने के कारण ऊंचाई में वृद्धि के साथ जो तापमान में गिरावट होती है वह 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर होती है। जब आप देखते हैं कि कोई हमारा विक्षुब्ध वायुमंडल है या जिस वायुमंडल में हलचल है, उस वायुमंडल में जब आप ऊंचाई में वृद्धि करते हैं तो टेम्परेचर में गिरावट की दर बढ़ जाती है, जबकि शांत वायुमंडल में, सामान्य वायुमंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में जो गिरावट है वह कम होती है, और वह होती है 6.5। लेकिन अगर हम बात करें अशांत वायुमंडल में या विक्षुब्ध वायुमंडल में, जहां पर वायु में आरोहण हो रहा है, तो टेम्परेचर में गिरावट की दर बढ़ जाती है, और इसी को कहते हैं ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, जिसका मान होता है -10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया, कौन सा एक स्टेटमेंट गलत है? अर्थात यहाँ पर 3 स्टेटमेंट सही हैं, सिर्फ एक स्टेटमेंट गलत है, और जो गलत है उसी की पहचान करना। जैसे लिखा है, क्षोभ मंडल में सामान्यतः वायु तापक्रम ऊंचाई के साथ कम होता है। ये बात सही है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई में वृद्धि होती है टेम्परेचर में गिरावट आती है। सामान्य दर तो 6.5 है, तो टेम्परेचर में गिरावट आती ही आती है। किसी विषम परिस्थिति में वहां पर आप कह सकते हैं कि तापीय विलोमता की स्थिति आती है, लेकिन सामान्य स्थितियों में, यहाँ पे बात किया ना सामान्यता, तो सामान्यता मतलब सामान्य स्थितियां हैं, विषम परिस्थिति की बात नहीं कर रहा। विषम परिस्थिति में तो ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि भी हो जाती है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में गिरावट होती ही होती है। उसी प्रकार जो सेकंड स्टेटमेंट लिखा है कि मध्य मंडल की मोटाई समताप मंडल से अधिक होती है, ये बात पूरी तरीके से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको ऐसा अनुमान होगा कि जो समताप मंडल की मोटाई है 18 किलोमीटर से लेकर के, अगर हम बात करें इस सतह से लेकर के, मान लेते हैं ये हमारा पृथ्वी है, तो यहाँ से करीब करीब 18 किलोमीटर तक तो आपका क्षोभ मंडल है। इसके पश्चात बात करें तो करीब करीब 55 किलोमीटर तक आपका देखने को मिलता है समताप मंडल, और यहाँ से करीब करीब 80 किलोमीटर तक देखने को मिलता है ये आपका है मध्य मंडल। तो यहाँ पर जो कह रहा है समताप मंडल की मोटाई आप देखिए काफ़ी ज़्यादा है, करीब करीब 30 से 35 किलोमीटर मिल जाती है, और जबकि मध्य मंडल की मोटाई तुलनात्मक तौर पर क्या है? कम है। तो यहाँ पर नीचे तो क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फियर है, या स्ट्रेटोस्फियर है, या मेजोस्फियर है। आप कह सकते हैं स्ट्रेटोस्फियर की मोटाई ज़्यादा है, मेजोस्फियर की मोटाई कम है। तो यहाँ पर जो लिखा है मध्य मंडल की मोटाई समताप मंडल से अधिक होती है, ये गलत है। बल्कि कहते हैं मध्य मंडल की मोटाई क्या है? कम है। किससे? समताप मंडल से। तो इसी आधार पर यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यही स्टेटमेंट गलत है। शेष अन्य जो लिखा है जलवायु उष्ण हो जाने का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये सही है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस है जिसको असंतुलित करने की मुख्य भूमिका कौन निभाता है? तो CO2 निभाता है, और जिसके परिणाम स्वरूप ही हमारा जलवायु लगातार परिवर्तित हो रहा है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। जो चौथा लिखा गया है कि मृदा तथा जल के मध्य प्रकाश का जो विसरण होता है या भिन्न होता है, ये भी ठीक है, क्योंकि इसी के परिणाम स्वरूप हमने देखा है कि स्थलीय भाग की जो विशिष्ट उष्मा पारदर्शिता और तापीय चालकता है, यह जलीय भाग की तुलना में अलग होती है। तो यह जो स्टेटमेंट लिखा गया है यह भी स्टेटमेंट सही है, केवल सेकंड स्टेटमेंट गलत है, और इसी आधार पर यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा गया है यहाँ पर कि वायुमंडल के निम्न स्तरों को आरोही क्रम में, किस क्रम में? आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, अर्थात नीचे से ऊपर की तरफ चलना है। आरोही का मतलब क्या है? असेंडिंग आर्डर, अर्थात नीचे से ऊपर की तरफ। तो सबसे निचला वायुमंडल हमारा होता है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के पश्चात दूसरा मंडल होता है समताप मंडल, और समताप मंडल के ही अंतर्गत आपका ओजोन मंडल आता है, और उसके ऊपर होता है मध्य मंडल। तो इस आधार पर हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो लिखा है, वह वायुमंडलीय परत जो जैवमंडल का एक भाग है उसे कहते हैं क्षोभ मंडल, और इसी आधार पर जैवमंडल की भी संकल्पना की जाती है कि जैवमंडल में जल मंडल का वह भाग, वायुमंडल का वह भाग, और स्थल मंडल का वह भाग जिसमें जीवन संभव है उसे कहते हैं जैवमंडल। इसकी बृहद चर्चा हम लोग इन्वायरमेंट के टॉपिक में करेंगे, लेकिन यहाँ पर जैवमंडल का संबंध है कि वायुमंडल का वह पार्ट जहाँ से जीवन का संबंध है, और वह होता है क्षोभ मंडल। क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल।
तो अर्थात आंसर हमारा है डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर काफी अच्छा लिखा गया है कि जो वायुमंडल का समतापमंडल होता है, समतापमंडल का तात्पर्य होता है कि जहां का टेम्परेचर लगभग स्थिर होता है। तो जब टेम्परेचर स्थिर होता है तो वहां का जो वायु है, वहां पर वायु में ज्यादा हलचल नहीं होती है, वायु लगभग सामान्यतः स्थिर दशा में रहती है। तो इसलिए यह जो मंडल होता है वायुयान को संचालित करने के दृष्टिकोण से काफी बेहतर माना जाता है। तो यह जो स्टेटमेंट लिखा है या कथन लिखा है यह सही है, इसमें किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन जो कारण लिखा है समताप मंडल परत अपेक्षाकृत स्थिर होती, ये सेंटेंस तो सही है, लेकिन अगला जो लिखा है तथा हवा के ऊर्ध्वाधर प्रवाह से पहचानी जाती है, तो यहां पर हवा का ऊर्ध्वाधर प्रवाह नहीं होता है। हवा का ऊर्ध्वाधर प्रवाह तो तब होता है कि जब टेम्परेचर में किसी प्रकार की विषमता हो। तो समताप मंडल में टेम्परेचर की ऐसी तो कोई विषमता है नहीं, तो वायु का ऊर्ध्वाधर प्रवाह होगा ही नहीं। वायु का यहाँ पर जो प्रवाह होता भी है तो वह क्षैतिज प्रवाह होता है। कैसा होता है? क्षैतिज प्रवाह होता है। इस आधार पर कह सकते हैं कारण हमारा गलत है, लेकिन कथन हमारा सही है, अर्थात आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न लिखा गया है आयन मंडल के बारे में क्या सत्य नहीं है, अर्थात आयन मंडल के विषय में यहाँ पर जितने सेंटेंस लिखे गए हैं सब सही हैं, सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो गलत है और उसी की पहचान करना है। यह रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है, यह पूरी तरीके से सही है, क्योंकि आयन मंडल में ही जो हमारी रेडियो तरंगे होती हैं यह वापस होके सतह पर आती हैं, तो इसलिए यह स्टेटमेंट सही है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अगला लिखा गया है यहाँ गैसें आयनिक रूप में होती हैं, ये भी ठीक है, क्योंकि इसी आयन के परिणाम स्वरूप यहाँ पर आयन मंडल का फॉर्मेशन होता है। जो लिखा है कि यह वातावरण की ठंडी परत होती है, गलत है, क्योंकि आयन मंडल जिसको हम तापमंडल भी कहते हैं, इसी को थर्मोस्फीयर भी कहते हैं, तापमंडल कहते हैं, मार्शल निकोलेट के अनुसार दो मंडल है, एक आपका सममंडल और एक विषम मंडल। विषम मंडल को ही थर्मोस्फीयर कहते हैं, अर्थात जहां का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। तो जो आयन मंडल है यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, तो इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है और गलत होने के कारण यही हमारा आंसर है। लेकिन जो अगला लिखा गया है डी, यह मध्य मंडल और तापमंडल के मध्य अध्यारोपित होती है, तो यह सही है। अर्थात यहाँ पर जो तीन स्टेटमेंट है ये सही है, सिर्फ सी वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। अगर इसके विषय में थोड़ा बहुत और डिस्कस किया जाए तो हम कह सकते हैं जो हमारा आयन मंडल है, आयन मंडल का जो विस्तार है आप कह सकते हैं अगर हम सतह से ऊपर की तरफ चलें तो 80 किलोमीटर से लेकर के, कहाँ से? 80 किलोमीटर के पश्चात 80 किलोमीटर तक जो है यहाँ पर आपको मिलता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, तो ये तीनों मंडल यहाँ मिल जाते हैं। लेकिन 80 किलोमीटर के पश्चात शुरू होता है आपका आयन मंडल। 80 किलोमीटर से लगभग लगभग हम बात करें आपका 130 किलोमीटर तक, कहाँ तक? 130 किलोमीटर तक आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जिसका नाम है ई लेयर। क्या नाम है? ई लेयर 1। और यहीं पर आगे चलते हैं 150 तक तो आपको मिलता है ई लेयर 2। क्या मिलता है? ई लेयर 2। इसके ऊपर जब आप चलते हैं 380 तक तो 380 तक यहाँ पर मिलता है F1 एंड F2 लेयर, ये लेयर मिलती हैं। और इसके ऊपर जब चलते हैं 400 तक और कभी ये जब और मौसम आता है तो 640 पहुंच जाता है और इसको हम कहते हैं जी लेयर। क्या कहते हैं? जी लेयर। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो आयन मंडल होता है, इसी आयन मंडल में आपके नाइट्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन होते हैं। इसी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर कह सकते हैं कि एक्स रे प्लस गामा रे की बमबारी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अपने आयनों में टूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। और यही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन विभिन्न स्तरों में कह सकते हैं समायोजित होकर के आयन मंडल का फॉर्मेशन करते हैं। तो आयन मंडल इसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कारण बनता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किससे निकलते हैं? जो नाइट्रोजन का एक लेयर होता है और ऑक्सीजन का लेयर होता है, जिस पर एक्स रे और गामा रे का बमबारी होता है, उसके परिणाम स्वरूप इसका फॉर्मेशन होता है। और कालांतर में जब इसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आकर के कास्मिक रे जब गिरती है तो इससे अरोरा का फॉर्मेशन होता है, जो अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रालिस है, तो यह इसके परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो ये इसके विषय में कुछ संक्षिप्त चर्चाएं हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा है अरोरा बोरियालिस होता है, तो अरोरा बोरियालिस आपका आयन मंडल का ही पार्ट है। और अगर हम अरोरा बोरियालिस की बात करें तो इसका ज़्यादातर आपको प्रभाव देखने को मिलता है 80 से लेकर के 280 किलोमीटर के मध्य यह प्रक्रिया होती है। लेकिन इसका जो विशेष कंसंट्रेशन होता है यह 150 किलोमीटर पर इसका सर्वाधिक प्रभाव होता है। और अगर यह प्रभाव हम उत्तरी गोलार्ध में देखें, उत्तरी ध्रुव पर देखें, तो उसको कहते हैं अरोरा बोरियालिस। और अगर हम दक्षिणी पोल पर देखें तो उसका नाम है अरोरा ऑस्ट्रालिस। तो दक्षिणी ध्रुव पर जो चमक है उसको कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रालिस और उत्तरी ध्रुव पर जो है उसको कहते हैं अरोरा बोरियालिस। तो इन सेंटेंसों को भी आपको ध्यान में रखना था। नॉर्थ पोल बोरियालिस,
साउथ पोल ऑस्ट्रालिस, ऑस्ट्रेलिया साउथ में है तो उसके आधार पर ऑस्ट्रालिस, और उत्तर में आप बोरियालिस नाम दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न भी लिखा है, उत्तरी ध्रुवीय ज्योति जिसको सुमेर ज्योति भी कहते हैं और इसी को अरोरा भी कहते हैं, तो यह किससे संबंध रखता है? तो आपके आयन मंडल से ही संबंध रखता है, किसी प्रकार का इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। और इसका जो फॉर्मेशन है कैसे होता है हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर गामा रे एक्स रे की बमबारी होती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बनता है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसी आयन मंडल में विभिन्न लेयरों में विस्थापित होते हैं, और कालांतर में जब इसी के ऊपर एक कास्मिक रे का बमबारी होती है, कास्मिक रे कह सकते हैं किसी अदर तारे से आने वाला एक रेडिएशन होता है, और जब इस पे आके कास्मिक रे का अटैक होता है तो यह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन काफ़ी ज़्यादा चमक उत्पन्न करते हैं, और उसी को हम कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रालिस या अरोरा बोरियालिस। तो यही हमारे अरोरा ऑस्ट्रालिस और अरोरा बोरियालिस हैं, जिसको हम उत्तर ध्रुवीय ज्योति कहते हैं या सुमेर जेतु कहते हैं। तो इस आधार पर अगला जो प्रश्न आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं, तो इसमें ऐसा आपको बताना है कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर जो लिखा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक हरित गृह गैस नहीं है, जबकि मीथेन है या नाइट्रस ऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सब कहीं ना कहीं कह सकते हैं हरित गृह गैस के अंतर्गत आती हैं। तो इस आधार पर जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, वायुमंडल की जो परत है, अर्थात यहाँ पर जो परतें हैं यह अपलिटन परत के नाम से जानी जाती है। तो अपलिटन परत हम किसे कहते हैं, अगर इसके विषय में हम डिस्कस करें तो यहाँ पर अतीत में जो हम डिस्कस किए थे इसी में पुनः आते हैं। यहाँ पर जो E1 और E2 लेयर होती है इसको हम लोग कहते हैं कैनली हेविसाइड लेयर। क्या कहते हैं? कैनली हेविसाइड लेयर। लेकिन जो यह F लेयर होती है, F1 F2, इसी को कहते हैं एप्लेटन लेयर। तो एप्लेटन लेयर का जो संबंध है यह इससे है, और जो कैनली हेविसाइड लेयर का संबंध है वह इससे है। कैनली हेविसाइड का संबंध इससे है और अपलेटन का संबंध F1 F2 से है। जबकि अपलेटन का कुछ भाग जी लेयर में भी पहुंचता है, क्योंकि अपलेटन का जो टोटल विस्तार है यह आप कह सकते हैं 300 से लेकर के 400 किलोमीटर के मध्य में है। तो 380 तक तो आपका मिल जाता है F1 F2 लेयर, लेकिन इसके पश्चात जी लेयर आता है। तो कुछ भाग हम कह सकते हैं जी का भी आता है, लेकिन अधिकांश भाग अपलेटन लेयर में F लेयर का ही आता है। तो इस आधार पर हम कहते हैं अपलेटन लेयर में किसका पार्ट है, तो F लेयर का होता है। तो इस आधार पर जो यह प्रश्न लिखा गया है इसमें F1 और F2 लेयर आती हैं, तो इसी आधार पर इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए इसी के साथ आज का जो एपिसोड है इसको हम समाप्त करते हैं। कल हम लोग पुनः क्लाइमेटोलॉजी से संबंध रखने वाले कुछ अन्य प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।